तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बिल्कुल लेटेस्ट इंडोनेशियन हॉरर मूवी जो लंबी नहीं थी पर मेरे ख्याल से ये आपको अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें नॉर्मल इंडोनेशियन मूवी की तरह काला जादू यूज नहीं करा गया। मूवी का नाम है बांगसाल इसोलासी। जो कहानी है एक लड़की की जो पहुंच जाएगी एक हॉन्टेड जेल में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। सबसे पहले अब आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे इस चैनल को जरूरत है ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा बांगसाल इसोलासी मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़की को जेल के हॉलवे में दिखाते हुए जिसकी हालत काफी बुरी थी। वो रेंगते रेंगते उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी कि तभी लाइट्स चले जाती है और उस पर हमला कर देती है एक डिमोनिक आत्मा। और यहाँ से सीन कट होकर आगे जाता है जहाँ पर हम देखते हैं पुलिस की एक गाड़ी को जिसके अंदर काफी सारी फीमेल प्रिजनर्स थी जिन्हें जेल में ट्रांसफर करा जा रहा था और उन्हीं में से एक लड़की थी वेनी। सब लोग जेल पहुंचते हैं जिसका नाम था पेंजारा रातू आदिल। और जब एक पुलिस वाला फाइल्स वगैरह को चेक कर रहा था तो हमें पता चलता है कि वेनी को ड्रग डीलिंग के चक्कर में पकड़ा गया है। देन इसके बाद कैदियों को ले जाते हैं जेल के अंदर जहाँ का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सारी लड़कियां थी पर बड़ी बदतमीज थी। नए कैदियों को देन खड़ा कर दिया जाता है एक लाइन में जहाँ पर एक ऑफिसर आकर लड़कियों को बोलता है कि जब तक वो लड़कियां इस जेल के रूल्स को फॉलो करेगी तब तक वो ठीक रहेंगी। जिसके बाद सबको दे दिए जाते हैं जेल वाले कपड़े। हम लोग वेनी को ही फॉलो करते हैं जिसे एंड में एक सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और वो मिसिस ईमा नाम की एक अजीब औरत को देखकर डर जाती है जो थोड़ी पागल सी थी। खैर इसके बाद वेनी मिलती है अपनी सेलमेट यान्ती से जो काफी काइंड लड़की थी पर अगर जेल में है तो जरूर उसने भी कुछ उल्टा सीधा करा होगा। यान्ती समझाती है कि ये सेल पूरे जेल में सबसे अच्छा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम दोनों ही लड़कियां रहेंगी क्योंकि कई सेल्स में तो 8-8 लड़कियां एक साथ रह रही थी। अब रात को सब डिनर पे जाते हैं पर जिस सीट पे यान्ती और वेनी बैठे हुए थे वहां पे आ जाती है बेला नाम की एक लड़की अपनी गुंडों की पलटन के साथ और बेला की पलटन वेनी और यान्ती को दूसरी सीट पे भगा देते हैं और यान्ती वेनी को बोलती है कि बेला से दूर ही रहना। अब तभी सेम टाइम पे एक और लड़की आती है जो नई थी और वो एक दूसरी टेबल से कैदियों को डराकर भगा देती है और ये सब देख लेती है बेला जो जाती है उठकर उस नई लड़की के पास। पर वो नई लड़की बेला से भी बड़ी बदतमीजी से बात करती है जिसके बाद बेला उठा लेती है एक थाली और वो उस लड़की के मुंह पे थाली इतनी तेज मारती है कि उसकी नाक टूट जाती है। देन बेला उस लड़की को कूटने लगती है और ये सब वेनी को अच्छा नहीं लगता तो वो जाकर बेला को रोकने की कोशिश करती है जिससे बेला गुस्से में वेनी पे ही हावी हो जाती है। वो तो सही टाइम पे वहां पे आ जाते हैं वार्डन्स और वो लड़ाई रुकवा देते हैं। वेनी दिन जाती है उस घायल लड़की को लेकर नर्सिंग रूम में पर फिर रात के टाइम पे यान्ती वेनी को बहुत सुनाती है और उसे साफ मना करती है बेला से पंगा लेने से चाहे बेला कुछ भी करे क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वेनी को जेल में अपना सर झुकाकर चलना होगा अगर उसे यहाँ पर सरवाइव करना है तो। अब दोनों लड़कियां जब सोने जाती हैं तभी बाहर हॉल में से आने लगती है एक लड़की की चिल्लाने की आवाजें जो मदद मांग रही थी। वेनी गेट से जाकर देखने की कोशिश करती है पर उसे कुछ नहीं दिखता और यान्ती वेनी को बोलती है कि आवाजों को इग्नोर करो और वो ये भी वेनी को बताती है कि जल्दी ही उसे पता चल जाएगा कि आवाजें आती कहां से है। वेनी देन बेचैन होकर सो जाती है पर देर रात में उसके जेल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और बाहर से आने लगती है फिर से आवाजें। ऑब्वियसली वेनी जाकर करती है और पहुंच जाती है एक हॉलवे में जहां पे लाइट्स फ्लिकर हो रही थी और एक लड़की अजीब तरीके से हॉलवे में खड़ी थी। वेनी उस लड़की को जाकर चेक करती है पर अचानक ही वो लड़की हो जाती है डिमोनिक और वेनी पे हमला कर देती है जिससे वेनी जाग जाती है। मतलब ये बस एक सपना था। यान्ती वेनी को संभालती है समझाती है कि वो बस एक बुरा सपना देख रही थी। जिसके बाद वेनी का जेल में पहला दिन शुरू होता है और आज यान्ती वेनी को गार्डन में ले जाकर सारे के सारे वार्डन्स के बारे में बताती है। हम लोग मिलते हैं फरहान से जो एक स्ट्रिक्ट वार्डन था और ऑफिसर की सारी बातें मानता था। 2 फीमेल वार्डन्स भी थी जो कैदियों से घूस लेती थी और बदले में उनको ज्यादा परेशान नहीं करती थी और एक था आदित्य नाम का वार्डन जो नया आया था और यान्ती को उसके बारे में ज्यादा नहीं पता था।
देन अदित आता है और वेनी को अपने साथ ले जाता है प्रिजन के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलने। डॉक्टर काफी अच्छी निकलती है और वो वेनी से उसके बारे में पूछती है, पर वेनी अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती। वो बताती है उन आवाजों के बारे में जो कल रात को आ रही थी हॉलवे में से, पर डॉक्टर उन आवाजों के बारे में ऑलरेडी जानती थी। डॉक्टर के हिसाब से वो आवाजें आइसोलेशन वार्ड के अंदर से आती है और लोग बाग दावा करते हैं कि वो जगह हॉन्टेड है, पर डॉक्टर को यकीन नहीं था। डॉक्टर बताती है कि रात को ये जगह डरावनी लगती है और इसलिए काफी सारे कैदी कहानी बना देते हैं भूतों के बारे में, पर डॉक्टर को यकीन था कि ये जगह हॉन्टेड नहीं है और वो वेनी को भी यही बात समझाती है। अब इस मीटिंग के बाद वेनी फिर से जाकर बात करती है यान्ती से और वो उससे पूछती है आइसोलेशन वार्ड के बारे में, जिससे हमें पता चलता है कि वो कमरा वेनी के कमरे के पास ही है और कैदियों के हिसाब से वो एक श्रापित कमरा है। उसमें जो लोग अंदर जाते हैं उनमें से बहुत ही कम लोग बाहर आ पाते हैं जिंदा, और यान्ती के हिसाब से कल रात को भी उस कमरे के अंदर किसी का सैक्रिफाइस करा गया था और कोई मारा भी गया था और इसलिए ही चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आगे पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल के लिए एक वार्डन आकर वेनी को अपने साथ ले जाता है। वो वार्डन था अदित, जो वेनी को ले जाता है किचन की तरफ जहाँ पे वेनी को काम करना होगा। किचन संभालती थी मिसेस सेकार नाम की एक औरत और अदित के हिसाब से रत्ना नाम की एक लड़की भी किचन में काम करती थी पास्ट में, और रत्ना का नाम सुनते ही आदित और वेनी एक जगह रुक जाते हैं और अब यहाँ पे फाइनली खुलता है एक राज। असल में दोस्तों वेनी की बहन का नाम था रत्ना और वो इसी जेल के अंदर मारी गई थी, पर कैसे ये कोई नहीं जानता। वेनी असल में एक प्रोसिक्यूटर को बहुत अच्छे से जानती थी और वेनी ने अपने कनेक्शंस का यूज कर खुद को इस जेल में पहुंचवा दिया था ताकि वो अपनी बहन की मौत का राज पता लगा सके। और इसका मतलब वेनी एक मुजरिम नहीं है, उसका इस जेल के अंदर एक मकसद था और उस मकसद के बारे में अदित जानता था और अदित भी इस जेल में सिर्फ वेनी की मदद के लिए ही आया है। अदित ने भी आइसोलेशन वार्ड की कहानियां सुन रखी है, पर वो अभी ये नहीं जानता कि कहानियों में कितनी सच्चाई है, पर ये साफ था कि इस जेल में कुछ तो अजीब हो रहा है और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो इस बात के बारे में अच्छे से जानते हैं। अब आगे वेनी मिलती है मिसेस सेकार से और वेनी की खाना बनाने वाली जॉब शुरू होती है। देन लंच के टाइम पे वेनी सबको खाना बांट रही थी जब बेला आकर ज्यादा खाना मांगने लगती है। ऑब्वियसली वेनी मना करती है, पर सही टाइम पर सेकार आकर बेला को ज्यादा खाना दे देती है ताकि लड़ाई ना हो। फिर बातों बातों में सेकार बताने लगती है रत्ना के बारे में कि कैसे वो उसकी किचन में मदद करती थी और यहाँ पे सेकार को पता चलता है कि वेनी रत्ना की बहन है। वेनी सेकार से पूछती है रत्ना के बारे में, पर सेकार को ज्यादा कुछ नहीं पता था। सेकार के हिसाब से रत्ना किसी झांसे में फंस गई थी जो उसकी बदनसीबी थी। इतना ही नहीं, जब रत्ना की लाश को ले जाया जा रहा था तो सेकार ने ये सब कुछ देखा था और रत्ना की मौत भी आइसोलेशन वार्ड में हुई थी। सेकार देन वेनी को सुबह मिलने को बुलाती है ताकि वो उसे रत्ना के बारे में और चीजें बता सके, क्योंकि अभी तो उन्हें काम करना था। देन सीन जाता है शावर रूम में जहाँ पे बेला येती और जेन नाम की दो लड़कियों को परेशान कर रही थी। देन लड़ाई हो जाती है, पर बेला को आकर रोकती है वेनी। एक वार्डन भी वहां पर आकर वेनी की मदद करती है और बेला को वहां से भगा दिया जाता है। पर यह साफ था कि बेला धीरे धीरे वेनी से गुस्सा हो रही है, क्योंकि वेनी हर बार अपनी टांग उसके काम में अड़ा रही थी। अब उस रात को जब सेकार किचन में सफाई कर रही थी तभी लाइट्स चले जाती है। सेकार डर जाती है, पर तभी उस पे कोई जानलेवा हमला कर देता है। वो जो भी था अकेला नहीं था और वो सेकार को मार मार कर बुरी तरीके से घायल कर देता है। मतलब कोई तो था जो नहीं चाहता था कि सेकार रत्ना के बारे में वेनी को बताए। दिन अगली सुबह वेनी जब सेकार से मिलने जाती है तो उसे सेकार कहीं नहीं मिलती। वेनी सेकार को पूरे जेल में ढूंढती है और एंड में वो अदित को भी इस बारे में बताकर उसे भी सेम काम पे लगा देती है। और वहीं दूसरी तरफ येती बात कर रही थी फरहान से। येती फरहान को पैसे देती है और उसे बोलती है कि वो येती और जेन को एक ही कमरे में ट्रांसफर कर दे ताकि दोनों दोस्त साथ रह पाए, और फरहान भी इस बात का वादा करता है। खैर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि आज सुबह से बेला ने जेल में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करा है, और वहीं वेनी को अभी तक ये नहीं पता चला था कि मिसेस सेकार कहाँ गायब हो गई। बट देन वेनी देखती है मिस ईमा को, जिसके बालों में लगी हुई थी एक चिमटी, और वो चिमटी वेनी ने अपनी बहन को दी थी उसके बर्थडे पे।
वैनी जाके ईमा से पूछती है उस चिमटी और रत्ना के बारे में, पर ईमा बस चिल्लाती है और वहां से भाग जाती है क्योंकि आखिरकार वो पागल थी। वैनी अब ईमा के बारे में जाकर यान्ती से पूछती है और से पता चलता है कि ईमा को आइसोलेशन वार्ड में डाला गया था और वो वहां से जब बाहर निकली तो पागल होकर निकली। कहने का मतलब उस कमरे में कुछ तो डिमोनिक था। सीन जाता है फरहान पे, जो येती के दिए गए पैसों को ले जाकर दे देता है ऑफिसर को और वो सारी कहानी भी ऑफिसर को बता देता है। कहने का मतलब फरहान सच में भरोसे के लायक नहीं था और ऑफिसर देन फरहान को बोलता है जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने को। और वहीं आदित्य वैनी को वार्निंग देकर जाता है कि जेल में कुछ तो गड़बड़ है तो उसे सावधान रहना होगा क्योंकि कोई नहीं जानता कि मिसेस सेकार कहाँ गायब हो गई। इसके बाद वैनी फिर से जाती है ईमा के पास और ईमा पहले तो चिल्ला पड़ती है, पर जब वैनी रत्ना का नाम लेती है तो ईमा हो जाती है शांत। वैनी देन बताती है कि वो रत्ना की बहन है और ये बात सुनकर ईमा रोने लगती है, मतलब वो कुछ तो जानती थी। वैनी ईमा से पूछती है रत्ना की मौत कैसे हुई और अब यहाँ से सीन जाता है पास्ट में हम लोग रत्ना और ईमा को देखते हैं जहाँ पर रत्ना ईमा को वो चिमटी गिफ्ट करती है, पर देन रत्ना टकरा जाती है बेला से और ऑब्वियसली हर बार की तरह बेला बिना बात के हमला कर देती है रत्ना और ईमा पे और वो दोनों लड़कियों को बुरी तरीके से पीटने लगती है। तभी वहां पे आ जाता है जेल का ऑफिसर और वो लड़ाई रुकवाता है, पर फिर ऑफिसर ऑर्डर देता है रत्ना और ईमा दोनों को ही आइसोलेशन वार्ड में डालने का, पर वो बेला को कुछ भी सजा नहीं देता, जो कि अजीब बात थी। इसके बाद ईमा और रत्ना को घसीट कर बंद कर दिया जाता है आइसोलेशन वार्ड के अंदर अलग अलग कमरों में, और इसके बाद क्या हुआ था वो ईमा नहीं जानती, वो सब कुछ भूल गई थी। वैनी को ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अब अपनी बहन के बारे में ही सोच सोच कर पूरे दिन रोती रहती है। और फिर रात में हो जाता है जेल में हंगामा। हम लोग देखते हैं फरहान को, जिसकी नजरों के सामने से ही बेला और उसकी गैंग आती है और वो येती के कमरे में से जेन को मार मार कर बाहर ले जाते हैं। येती फरहान को गालियां देने लगती है क्योंकि फरहान ने उससे पैसे भी लिए थे। जेन को कहाँ ले जाते हैं ये येती को पता नहीं चलता और अगले दिन होते ही येती जाती है और वो फरहान पे गुस्सा करने लगती है, पर फरहान येती को मारता है और उसे बोलता है कि वो उसे खरीद नहीं सकती। जिसके बाद येती को वार्डन लोग ले जाते हैं और बंद कर देते हैं आइसोलेशन वार्ड में। अब पूरे दिन येती आइसोलेशन वार्ड में रहती है, पर रात होते ही येती को कमरे में आने लगती है डिमोनिक आवाजें, जिनसे वो बुरी तरीके से डर जाती है और अपना मानसिक संतुलन खो देती है। येती पागल सी हो जाती है और वो खुद को ही मारने लगती है दीवार में। एंड देन वो अपने हाथ के ऊपर से ही मांस काट कर बाहर निकाल लेती है। देन कमरे में आते हैं दो वार्डन खाना लेकर, पर येती एक वार्डन के ऊपर छलांग लगाकर उसके गले को बुरी तरीके से काट लेती है और फिर अचानक ही येती मारी जाती है, वो भी बिना किसी वजह के। अब दोस्तों येती के साथ ये हुआ तो अब हम लोग समझ ही सकते हैं कि जेन के साथ भी शायद यही हुआ होगा और वो दोनों ही मारी गई है। पर बात ये थी कि येती और जेन के साथ क्या हुआ ये कोई भी पुलिस वाला किसी को भी नहीं बताता। वैनी को अगले दिन यही लगता है कि येती और जेन भी गायब हो गए और इस बारे में वो डॉक्टर से जाकर बात करती है। वैनी डॉक्टर को बताती है कि लोग इस जेल में से गायब हो रहे हैं और ये पूरी जगह करप्ट है, पर ये बात डॉक्टर ऑलरेडी जानती थी, पर डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकती थी इस बारे में। और ये बात सही भी है, डॉक्टर के हाथ में कुछ भी नहीं था। और इस बात पे वैनी को आ जाता है गुस्सा और वो वहां से चले जाती है। वैनी अब अपना दिमाग लगाती है और सोचती है कि जो भी कैदी जेल में बेला से पंगा लेता है वो गायब हो रहा था, तो शायद बेला का आइसोलेशन वार्ड से कुछ तो कनेक्शन है। वो इस बारे में बात करती है आदित्य से और अब वैनी आइसोलेशन वार्ड में जाना चाहती थी, पर आदित्य पे उस जगह की चाबियां नहीं थी। अब यहाँ से सीन जाता है बेला पे, जो आती है ऑफिसर से बात करने और बेला ऑफिसर को बोलती है कि हमारी डील अब खत्म हुई, मैंने वो सब कुछ करा जो तुमने मेरे से करवाया। पर तभी फरहान बेला को मारने लगता है। ऑफिसर बेला को देन टॉर्चर करता है और बोलता है कि अगर बेला ने काम करने से मना करा तो अच्छा नहीं होगा। हमें यहाँ पे फाइनली पता चलता है कि बेला बुरी इंसान नहीं थी, पर वो जो कर रही थी वो अपनी बेटी के लिए कर रही थी। ऑफिसर ने बेला से वादा करा था कि जब तक बेला जेल में उसकी बात मानेगी, बाहर की दुनिया में उसकी बेटी का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। और शायद दोस्तों ये ऑफिसर उस डिमोनिक जगह का यूज कर कैदियों का सफाया कर रहा है, पर असली बात क्या है ये तो एंड में ही पता चलेगा।
खैर अब ऑफिसर बेला को देता है एक और कैदी की फाइल, जिसके साथ अब बेला को पंगा लेना होगा जानबूझकर। बेला फिर अपने कमरे में जाकर थोड़ी एक्सरसाइज करती है और जब वो फाइल देखती है तो वो फाइल थी वेनी की, मतलब अगला नंबर था वेनी का। वहीं दूसरी तरफ वेनी और आदित्य बात कर रहे थे आइसोलेशन वार्ड के बारे में और कैसे उस जगह के अंदर इस पूरे जेल के आंसर छुपे हुए हैं। सीन थोड़ा पास में जाता है और हमें पता चलता है कि वेनी के जानने में जो प्रोसिक्यूटर था ना, इस जेल के ऊपर उसने थोड़ी रिसर्च करी हुई थी और उसे पता चला था कि जितने भी कैदी इस जेल के अंदर मरते हैं उन सब का पोस्टमार्टम प्राइवेटली करा जाता है और सबकी डेथ का रीजन बताया जाता है खुदकुशी, जो कि काफी अजीब बात थी। ये सब बात याद कर कर वैनी को तो यही लग रहा था कि उसे कुछ भी कर आइसोलेशन वार्ड के अंदर जाना होगा, तभी सब कुछ पता चलेगा। और इसलिए उस रात के डिनर के वक्त वैनी जाती है और वो बेला के हाथ में चाकू से बुरी तरीके से स्टैब कर देती है। तभी बेला की चमचियां वैनी पे अटैक कर देती है और हो जाती है घमासान लड़ाई। और उस लड़ाई में बेला चाकू लेकर आती है जिसे वो मारती है सीधा वैनी की गर्दन में, बट गलती से चाकू लग जाता है बेला की ही एक दोस्त की गर्दन में और वो लड़की ऑन द स्पॉट मारी जाती है। बेला देन गुस्से में वैनी पे भी हावी हो जाती है, पर काफी देर लड़ने के बाद एक वार्डन दोनों लड़कियों को डंडे से मारकर गिरा देता है। अब फाइनली वैनी को ले जाते हैं और उसे बंद कर देते हैं आइसोलेशन वार्ड में। ऑफिसर वैनी को आकर बोलता है कि उसे रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए था, जिसके बाद अब वैनी उस आइसोलेशन वार्ड में थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, पर जल्दी ही उसे सुनाई देने लगती है अपनी बहन की रोने की आवाजें जो दूसरे कमरे से आ रही थी। वैनी हो जाती है कंफ्यूज उन आवाजों को सुनकर, बट देन कमरे के अंदर आता है खाना गेट के नीचे से और आवाजें आना बंद हो जाती है। वैनी खाना खाती है और सोने के लिए जाती है, पर तभी उसके सामने आ जाता है रत्ना का डिमोनिक रूप, जो अचानक ही अपनी बहन पे हमला कर देता है और वैनी जाग जाती है, मतलब ये बस एक सपना था। हाउएवर जागने के बाद भी वैनी का सर घूम रहा था और फिर वैनी से मिलने आती है यान्ती आइसोलेशन वार्ड में, जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। और ये देखकर हम समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अब यान्ती हंसती है और वो वैनी को बताती है कि वो और उसकी बहन रत्ना दोनों ही पागल थे और दोनों ही एक जैसी मौत मरेंगे इस जेल के अंदर, जिससे वैनी समझ जाती है कि यान्ती भी जेल के काले राजों में मिली हुई है। वैनी पूछती है कि क्या यान्ती ने रत्ना को मारा था और यान्ती हाँ बोलती है और फिर बताना स्टार्ट करती है एक कहानी। असल में दोस्तों, इस जेल में कुछ लोगों की टीम है जो आइसोलेशन वार्ड में कैदियों को लेकर आते हैं एंड देन यान्ती उन कैदियों को दे देती है कुछ ड्रग्स, जिनसे उन लोगों को सुनाई देने लगती है अजीब आवाजें। और इसी बीच में मेल वार्डन्स जैसे फरहान उन कैदियों का रेप भी करता है। देन उन कैदियों को मारकर उनके ऑर्गन्स को ये जेल वाले बेच देते हैं और पैसों का बंटवारा कर लेते हैं। और यान्ती अब वैनी को ये भी बताती है कि उसने और फरहान ने ही मिलकर सेकार को मारा था, क्योंकि सेकार को उनकी सच्चाई पता थी जो वो वैनी को अगली सुबह बताने वाली थी। यान्ती अब वैनी को दिलासा देती है कि जल्दी ही उसकी किडनियां भी बेच दी जाएंगी और वैनी के साथ भी बिल्कुल वही होगा जो उसकी बहन के साथ हुआ था और यान्ती और ज्यादा अमीर हो जाएगी। जिसके बाद यान्ती निकाल लेती है एक इंजेक्शन। यान्ती वैनी को पकड़कर इंजेक्शन लगाने लगती है, पर एंड टाइम पे वैनी लात मारती है यान्ती को और उसकी गर्दन को पकड़ लेती है किसी तरीके से और उसका मुकाबला करती है और एंड में वो इंजेक्शन छीनकर यान्ती के दिल में घुसाकर उसे बुरी तरीके से मार डालती है। वैनी अब रेंगते हुए वहां से बाहर निकलती है, पर उसके शरीर पे अभी भी ड्रग्स का असर था जो उसके खाने में मिली हुई थी और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं बेला को और उसे भी ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया गया था। बेला लेटी हुई थी एक सीक्रेट कमरे में जहां पे दो लोग कैदियों के शरीर से ऑर्गन्स को बाहर निकालने का काम कर रहे थे, पर फिर बेला को आ जाता है होश और वो तुरंत हमला कर देती है उन डॉक्टर्स पे। इतना ही नहीं, बेला को उस जगह पे बहुत सारे कैदियों की लाशें भी मिलती है जिनके ऑर्गन्स को ऑलरेडी बाहर निकाल लिया गया था और अब बेला अपनी जान बचाकर भागती है। सीन जाता है फरहान और ऑफिसर पे जो खुशी मना रहे थे अपने इस बिजनेस को लेकर, जब दो
वार्डन आकर उन्हें न्यूज देते हैं कि वेनी भाग गई है और उसने यान्ती को भी मार डाला है। फरहान अब तुरंत जाता है और वो सारे वार्डन्स को ऑर्डर दे देता है वेनी को पकड़ने के लिए, पर इस बात से आदित्य अलर्ट हो जाता है। सारे के सारे वार्डन्स अब पूरे जेल में वेनी को ढूंढने लगते हैं, पर वार्डन्स को पहले मिलती है बेला, जो अपनी लड़ाई वाली स्किल्स वार्डन्स को दिखाती है और उनसे लड़कर उन्हें मार गिराती है। सीन वेनी पे जाता है जिसे होश नहीं था ढंग से, पर वो किसी तरीके से बचकर जा रही थी कहीं ना कहीं अपनी जान बचाकर, पर एंड में वेनी को पकड़ लेता है फरहान, जो उसे छेड़ने लगता है। अब वहां पे वेनी को बचाने के लिए आती है ईमा, जो फरहान पे एक डंडे से हमला कर देती है, पर ऑब्वियसली फरहान ज्यादा ताकतवर था और वो बेचारी ईमा का वहीं पे गला घोटकर उसे बुरी तरीके से मार डालता है। फरहान देन वेनी को भी मारने पीटने लगता है और वो कुछ भी नहीं कर पाती, पर वेनी को एंड में बचाता है आदित्य, जो तुरंत फरहान के पेट में चाकू से स्टैब कर उसे गिरा देता है और वेनी को लेकर वहां से भागता है। वेनी सारी सच्चाई आदित्य को बताती है और आदित्य के हिसाब से उन्हें तुरंत फोन करना होगा प्रोसिक्यूटर को, क्योंकि वो ही इस जेल के असली मुजरिमों को सजा दिलवा सकता है। वेनी और आदित्य अब जाते हैं फोन ढूंढने के लिए, पर रास्ते में उन पे हमला कर देता है ऑफिसर, जो आदित्य को मारकर बेहोश कर देता है, पर किसी तरीके से वेनी वहां से भाग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ बेला जाकर अपने सारे साथियों को आजाद कर देती है ताकि सारी की सारी लड़कियां उसकी मदद कर सके। बेला खड़ी कर देती है एक आर्मी और वो आर्मी गिने चुने वार्डन्स पे भी भारी पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वेनी किसी तरीके से घायल हालत में पहुंचती है साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास और वो तुरंत डॉक्टर को जेल की सच्चाई बताती है। वेनी बोलती है कि हमें कॉल कर मदद बुलानी होगी, इससे पहले देर हो जाए, और डॉक्टर वेनी को तुरंत फोन ला कर देती है, पर साथ ही साथ डॉक्टर वेनी को देती है एक चाय पीने के लिए, और वो चाय पीते ही वेनी हो जाती है बेहोश, और इसका मतलब ये डॉक्टर भी उस गैंग का हिस्सा बनी हुई थी। दूसरी तरफ आदित्य को होश आ जाता है और वो तुरंत जाता है वेनी की मदद करने के लिए, पर अब वेनी को ऑलरेडी लिटा दिया गया था ऑपरेशन टेबल पे और उसके साथ मौजूद थी साइकोलॉजिस्ट और ऑफिसर। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये ऑफिसर असल में इसी साइकोलॉजिस्ट का पति है, और अब खुलता है एक बड़ा राज। असल में दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट ने पहले ही पता लगा लिया था कि वेनी रत्ना की बहन है और वो अपनी बहन का राज खोलने के लिए ही इस जेल में आई है, और इसलिए सारे लोग वेनी पे नजर रखे हुए थे पूरी मूवी में और उसकी पीठ पीछे प्लान कर रहे थे कि कब उस पे हमला करना है। साइकोलॉजिस्ट का ये रूप देखकर वेनी बुरी तरीके से चौंकी हुई थी, पर उसकी अब बिल्कुल भी हालत नहीं थी लड़ाई करने की, और अब साइकोलॉजिस्ट निकाल लेती है एक ड्रग वाला इंजेक्शन, पर इससे पहले वो इंजेक्शन लगा पाती अचानक लाइट्स चले जाती है। अब ऑब्वियसली ऑफिसर जाता है बाहर चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है, पर तभी ऑफिसर पे हमला कर देती है बेला, जो वहां पर आई थी आदित्य के साथ मिलकर। उसी सेम टाइम पे वेनी भी मौका देखकर चौका मारती है और साइकोलॉजिस्ट के हाथ से इंजेक्शन छीनकर वो इंजेक्शन साइकोलॉजिस्ट को ही लगा देती है। आदित्य और बेला देन वेनी को लेकर वहां से बचाकर भाग जाते हैं और जल्दी ही ड्रग्स का असर साइकोलॉजिस्ट के दिमाग पे होने लगता है, और दोस्तों उस ड्रग की वजह से साइकोलॉजिस्ट को दिखाई देने लगती है उन सारे लोगों की आत्माएं जिनको उसने मारा था, और उन्हें देखकर साइकोलॉजिस्ट हो जाती है पागल और डर के मारे चिल्लाने लगती है। तभी कमरे की लाइट्स अपने आप ब्लास्ट हो जाती है और कमरे में लग जाती है आग, और साथ ही साथ सारे के सारे कैदी छूट जाते हैं और जेल में मच जाता है हंगामा। सेम टाइम पे पुलिस की बैकअप टीम भी वहां पर पहुंच जाती है और वो कैदियों को शांत करवाने की कोशिश करती है, क्योंकि पूरे जेल में भगदड़ मच गई थी। पर एंड में सारे लोग किसी तरीके से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं जेल से, और वो पूरा जेल जलकर खाक हो जाता है, और जो पुलिस टीम आई थी वो भी कैदियों को भागने से पहले ही रोक लेती है। अब यहाँ से सीन जाता है कुछ टाइम आगे, जहाँ पे वेनी और आदित्य विजिट करते हैं रत्ना की ग्रेव को, जहाँ पे फाइनली वेनी के दिल को चैन था, क्योंकि इसकी बहन की मौत का रीजन पता चल गया था उसे, और जिन लोगों ने ऐसा करा था वो अभी या तो मर चुके थे या फिर जेल में थे। इतना ही नहीं, वेनी वापस जेल में जाती है और वो बेला को उसकी बेटी से भी मिलवाती है, और मूवी के एंड में वेनी फैसला करती है कि वो इस पूरे इंसिडेंट के बारे में एक बुक लिखेगी, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम लोग एक शॉकिंग बात को देखते हैं, क्योंकि हमें दिखाया जाता है प्रोसिक्यूटर को, जो
किसी को फोन करता है और बोलता है कि वो लोग आइसोलेशन वार्ड को फिर से ओपन कर सकते हैं क्योंकि ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट से अब हमें छुटकारा मिल गया। कहने का मतलब ये सारा प्लान प्रोसिक्यूटर का ही था ताकि वो ऑफिसर से छुटकारा पा सके। एंड देन एंड में हम देखते हैं साइकोलॉजिस्ट को जो पूरी तरीके से पागल हो गई थी और एक साइक वार्ड में पड़ी हुई थी। तो ये थी एक्सप्लेनेशन बांगा साल ई सोलासी मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। अब वहां पे इस मूवी का लिंक मैं अपनी अगली वीडियो आने के बाद डालूंगा, तो इस मूवी का इंतजार करना। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मुझसे जुड़कर बात करना चाहते हो तो मेरे को वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।